आज टीवी की सबसे मशहूर बहू कह लीजिए उन्हें, पार्लियामेंट में बोलती है तब भी सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती है। बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर दोनों स्मृति ईरानी ने 8 साल सतत तुलसी की भूमिका में मैं रही टेलीविजन पर। आज तक की टीम और मैं, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ काम के लिए हर एक अवार्ड प्लेटफॉर्म पर पाए जाते थे। पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। कभी कभी सोचती हूँ अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई। आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देते? मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे, और क्योंकि टेलीविजन में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस महासंघी। आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी, अब एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1 या 2 लोग नाम छोड़ दे तो किसी ने भी खुलकर सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टर ने नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री से। जो देश के साथ नहीं है और उसका देश का साथ ना देना आपको खलता है तो ना देखिए। एक अभिनेता भी और एक बहुत बड़ी नेता भी इन पावर कॉरिडोर्स में जब हम मौजूद हैं, और आपका एक पूरा इतिहास है, मतलब लगभग 2.5 दशक से तो मैं ही आपको देख रही हूँ, कहीं भी आपने कभी 2 कदम पीछे नहीं रखा है। अब कई लोग, में पहला सवाल स्मृति ईरानी जी जिससे शुरुआत करना चाहती हूँ, वो सवाल ये है कि एक वक्त पर सास भी कभी बहू थी, मैं नहीं स्मृति ईरानी नहीं को कुछ नहीं हो सकता, स्मृति ईरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, स्मृति ईरानी को वापस लाओ। और अब 2014 में सब कुछ छोड़ने के बाद 2025 में आप कह रही हैं कि मैं नेता तो हूँ, यहाँ मेरी ठनक रहेगी, लेकिन फिर टीवी में घर के घुसने का टाइम आ गया है। वजह क्या है? नहीं देखिए, इन 25 सालों में टेलीविज़न बहुत बदला है। मैं अगर आज तक के साथ ही याद करूं तो 8 साल सतत तुलसी की भूमिका में मैं रही टेलीविज़न पर, और 8 साल आज तक की टीम और मैं, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ काम के लिए हर एक अवार्ड प्लेटफॉर्म पर पाए जाते थे। तो कई बार ये भी है कि एक शिखर पर पहुंचने के बाद नए शिखरों की तलाश होती है। 2000 से 2008 टेलीविज़न को एक नए स्वरूप में हमारी टीम ने परिभाषित किया था। रात 10:30 बजे कोई भी टेलीविज़न उस ज़माने में नहीं देखता था। उस ज़माने में महिलाएं टेलीविज़न सीरीज़ प्रोड्यूस करें, ऐसी भी एक लंबी कतार नहीं थी। उस वक्त एक महिला एक्टर पूरा सूत्रधार बने और पूरा एक केंद्र बिंदु बने किसी धारावाहिक का, वो भी चलन नहीं था। और इन सभी चीज़ों को एज अ लैंडमार्क स्थापित करना अपने आप में मुझे लगता है कि एक अनूठा अध्याय था हमारे जीवन का। मुझे आज भी याद है जब हमने पहली बार ये शो करना शुरू किया था, हम लगभग 120-150 करीब लोग थे। किसी के पास अपना घर नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। हम सब ने अपने जीवन की, जो कहते हैं ना, आर्थिक शुरुआत, पहला पायदान वो उस धारावाहिक के माध्यम से रखा था। तो जब लोग हमें देखते हैं पर्दे पर, शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कितनों के घर में चूल्हा जलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टेलीविज़न स्विच ऑन करते हैं। क्या बात है। इस पर मैं आऊँगी, लौट कर उन दिनों की भी बात करूँगी, लेकिन एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया कि आपने तो सब देखा, आपने कहा कि इतने लोगों का घर चलता है, रूप बदलते रिश्तों वो तो गाना तो सबकी जुबान पर है, नए नए सांचे में ढलते हैं। हाँ, तो आप भी एक नए चरितार्थ किया है। हाँ। आपने उसको चरितार्थ किया, लेकिन गोइंग बैक, पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स में एक्टिंग है, ये सवाल पॉलिटिक्स की और देश की संसद की तौहीन है। मुझे लगता है हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना होगा
एक तो देश की संसद तक या फिर किसी भी राजनीतिक दल में एक ऐसी महिला जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई ऐसी ना गॉड फादर गॉड मदर है, ना ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना किसी राजनीतिक परिवार से है जहाँ पर दमखम से कोई पिता या माँ उनके लिए जगह बना दे, तो आसान नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि जब आप राजनीति में एक्टिंग है कि नहीं ये सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष को डाइल्यूट कर देते हैं, उस सेवा को डाइल्यूट कर देते हैं। पॉलिटिक्स में आप एक्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि रोज़मर्रा के लोगों की तकलीफ़ों का आपसे समाधान मिले, ऐसे आपसे अपेक्षा होती है। और अगर आप में वो इंसानियत नहीं है तो आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। लोगों को कई बार लगता है नेता मतलब जो भाषण देता है, नेता मतलब जो भीड़ में होता है, नेता वो जो सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान होता है या विपक्ष में चिल्लाता है। सही मायने में जब मुसीबत आती है, नेता वो होता है जो पहला कदम रखता है, भीड़ उसके पीछे होती है। आप में अगर वो दमखम नहीं है कि आप अपनी छाती पे वो वार ले सकें, तो पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। आप में अगर वो करुणा नहीं है कि एक व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा। आजकल आप देखें, अपनों के पास अपनों के लिए टाइम नहीं होता, तो एक व्यक्ति अपने जीवन का समय निकालकर एक नेता के पास क्यों आएगा, ज़रूरत के लिए आएगा। बच्चा बीमार है, बच्चे का एडमिशन है, माँ बाप कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं, या माँ बाप कहीं ना कहीं किसी विषय से विचलित हैं, इसलिए वो आपके पास आएगा। या घर नहीं है, या खेत कोई छीन रहा है, खेत में पानी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, घर के बाहर नाली फंस गई है, उसी के लिए तो नेता चाहिए। वरना लोग तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहे हैं। तो आप साधन भी हैं, आप समाधान भी हैं, समन्वय का पात्र भी हैं। अगर आप ये तीन नहीं हैं, you have no business being in politics। हालांकि आप 2003 में आई थी, लेकिन 2014 के बाद तो आप सीधा मतलब 2003 में मैं संगठन में पहला BJP दायित्व मिला था मुझे। हाँ। वहाँ से जब आप 2014 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनती हैं, इस पूरे, क्योंकि आपके प्रोमो में सास भी कभी बहू थी कि प्रोमो में आपकी पहली लाइन है कि दोस्त वो नहीं होता है जो तस्वीर में साथ खड़ा हो, वो होता है जो तकलीफ में साथ खड़ा हो। जी। क्या पॉलिटिक्स में भी ऐसा था? आपको लगा कि मतलब जो रिश्ते बनते हैं, और जो थिएट्रिक्स में बात कर रही थी वो ये है दरअसल कि हर कोई एक दूसरे पर अटैक करने में कई बार सीमाएं लांघता है। अगर पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। नहीं, लेकिन वो उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति जो हर मुद्दे पे एक राय रखता है, जो हर मुद्दे पे बोलता है, उससे पूछने में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। या आप अगर किसी राजनीतिक मंशा से विशेष रूप से मुझे टारगेट करते हैं, तो वो राजनीति का एक नियम है, वो राजनीति का एक स्वभाव है। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जाऊँ, अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। और अगर देश में कोई भी मुद्दा हो महिलाओं के संदर्भ में, मुझसे पूछे भी तो उसमें हर्ज क्या है। ये जो आक्रामक होना, और ये आपने गुस्से की बात की कि किन वजहों से नहीं, होता है, लेकिन अंजना, वो फायदेमंद हुआ या नहीं? आक्रामक इंसान तब होता है जब उसकी बिलीफ्स को चुनौती दी जाए। आपने संसद में मुझे आक्रामक होते हुए कब कब देखा? द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उन पर जिस प्रकार से बहुत ही दकियानूसी, उनको अपमानित करने वाले जो शब्द कहे गए, उसके विरोध में मैंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। मैं अपने देश के राष्ट्रपति के डिफेंस में एक आक्रामक स्वरूप में लोगों को दिखाई दी। जब आपने भारत तेरे टुकड़े हों के नारों के खिलाफ मेरा वक्तव्य सुना संसद में, मेरा आक्रोशित होना स्वाभाविक था। आप मेरे देश को गाली देंगे तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगी। क्या अग्रेसिव होना लाभदायक है या नुकसान देता है एक औरत के लिए, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदायक ये है कि जिस चीज़ में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज़ ना उठाऊँ। पर प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है।
तो सास भी कभी बहू थी मैं आपकी वापसी पर तो पूरा एक सेगमेंट हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पर, चूंकि हम लोग अभी देश के सबसे पावरफुल कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद है स्मृति जी। आप एचआरडी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं एनसीईआरटी का आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाए। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। करिकुलम कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. तो मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो करिकुलम आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी का एजेंडा एनसीईआरटी की किताब में भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। आप कहीं गीता श्लोक करवाना चाहते हैं? मैंने लास्ट जब चेक किया तो मुगल शासक किसी भी राजनीतिक दल के ना तो मेंबर हैं, ना तो वो किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक प्रतीक हैं। तो जो बीत गया सो बात गई, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो बीत गया वो अगर कुछ पृष्ठों में आए तो उस सच से लोगों को, उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बाकी मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, जिन हिस्टोरियंस ने इसको लिखा है निश्चित रूप से वो एविडेंस्ड पोजीशन है, और अगर एविडेंस पोजीशन है तो वो हिस्टोरियंस इतना दमखम रखते हैं कि वो अपनी इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिविजन हो रहा है, इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। एसआईआर में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था, लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। इस देश में साधारण नागरिक मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, पूरे दिन अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स भरता है ताकि देश के निवासियों को, रहवासियों को, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई सुविधा मिले, सड़क बने, बिजली मिले, पानी स्वच्छ आए, गरीब को घर मिले, गरीब को राशन मिले। ये एक साधारण हिंदुस्तानी के साथ धोखा नहीं है। चुनाव आयोग क्यों करेगा? ये काम तो गृह मंत्रालय को करना चाहिए। अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप देखिए ऐसा है, आप कहते हैं कि भाई चुनाव में अगर रोल रिवीजन है वो गृह मंत्रालय करेगा, फिर आप कहते देखा गृह मंत्रालय फला फला कर रहा है। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स है। जिसका जो काम है वो संस्थान, वो व्यवस्था वो काम कर रही है। पर अब तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वो उसको सबसे बड़ा इशू बना रहे हैं। मतलब पूरा पार्लियामेंट में पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से अपने पक्ष को डिफेंड कर रही है। और इलेक्टोरल रोल को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बीजेपी के फायदे के लिए। मैंने कहा ना कि आप हिंदुओं को इससे बर्खास्त कर रहे हैं, कि आप हिंदुओं पर ऐसा लागू नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में क्या अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कंडीशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। पारसियों को उससे बाहर रख रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। जैन धर्म, ईसाई धर्म के लोगों को बाहर रख रहे हैं क्या, नहीं। सारे धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों पर ये लागू है।
तो पक्षपात कहाँ है? आप कितनी भाषाएं बोलती हैं? मुझे 6 या 7 तो मुझे पता है कि ठीक ठाक बोल लेती हूँ। ठीक ठाक ना 6-7। महाराष्ट्र में जो अभी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जी ये आज की खबर तो है नहीं, हम्म, बहुत दिनों से ये चल रहा है। और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं कि भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा परिवार भिन्न भिन्न प्रदेशों से है, लेकिन मैं हिंदी में वार्ता कर रही हूँ। क्या ये हमारी मजबूरी है? मेरा ये मानना है कि भारत सरकार निश्चित रूप से और मेरा राजनीतिक दल ये जानता है कि कब लोग भाषा को अपनी प्रादेशिक पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। तो भारत सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखें। नागरिक होने के नाते या भाजपाई होने के नाते मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी पार्टी भिन्न प्रांतों, भिन्न धर्मों, भिन्न भाषाओं के लोगों की पार्टी है। हमने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि पार्टी के जो मुखिया हैं या जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजराती हैं, लेकिन बनारस से सांसद, काशी से सांसद हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो गुजराती बोलना सब पे थोप रहे हैं, तब मैं समझती। पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो हम 16,000 अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते हैं। आपको शायद झारखंड की वो डायलॉग ना आती हो जो दुमका में इस्तेमाल होती है, आपको शायद सीमांचल की डायलेक्ट ना आती हो, आपको शायद भोजपुरी ना आती हो, आपको बांग्ला नहीं आती हो, तो क्या आप का स्तर एज अ सिटीज़न कम हो जाता है? क्या आपके अधिकार कम हो जाते हैं? किसी भी चर्चा का ना समाधान हो सकता है, ना हिंसा किसी भी विषय को पुख्ता करता है या बल देता है। तो अगर हमें ये लगता है कि हिंसक स्वरूप अपनाने से आप किसी को मजबूर कर सकते हैं, तो आप साधारण हिंदुस्तानी की फितरत को नहीं समझते। तो आपकी पार्टी का स्टैंड है क्या? आप हिंदी मुझे को लगता है कि मेरी पार्टी ने थोप रहे सभी हैं भाषाओं का सम्मान करने की बात कही है। आप देखिए, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन वो हिंदी में संवाद करते हैं। लेकिन मल्लिका भाभी, उनकी धर्मपत्नी वो बंगाल से उनका नाता है। तो मैं नड्डा जी के साथ कई बार, हम लोग कहते हैं जमाई बाबू, तो मैं बांग्ला में भी नड्डा जी से बात करती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर मैं BL संतोष जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनसे बात करना चाहूँ, तो मुझे नहीं, मेरी माता जी को कन्नड़ा आती है। तो कई बार मेरी माता जी घर में अगर नहीं चाहती कि बच्चे कुछ समझें, तो वो तेलुगु में बात करने लगती हैं क्योंकि उनको आती है। लेकिन कहीं भी हमारे अपने परिवार में किसी को, अब मैंने पारसी परिवार में शादी की, तो गुजराती मेरी मूल भाषा नहीं थी, लेकिन मैंने शादी के बाद वो मुझे आई, मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने उसमें। लेकिन कभी परिवार में, समाज में ये विवश नहीं किया गया किसी को कि आपको यही भाषा बोलनी है। सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति जी होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। बीजेपी के नेता के तौर पर 3 सवाल वो पूछ रहे हैं कि पहलगांव में ये आतंकी हमला अगर हुआ तो क्या ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्या ट्रंप के कहने पर रोका गया? और तीसरा, आतंकवाद को लेकर क्या हमें जितना विश्व से समर्थन मिलना चाहिए था, जिन देशों से प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अनेकों देश हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया है, उनमें से कितने खुलकर हमारे साथ खड़े हुए? 3 प्रश्न। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए हर भाजपाई को भी ये ताकीद की जाती है और कि सरकार जब अपना पक्ष रखेगी संसद में, तत्पश्चात आप उस पक्ष को लेकर संवाद का विषय बनाएं। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान, अभिमान का मुद्दा है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो अभी पार्लियामेंट में बोलने वाली है उस पर आप ख़ास तवज्जो दें। जहाँ तक कि अरे अकेले खड़े हैं आतंकवाद से घिरे हुए भारतीय, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री चाहे विश्व के किसी भी भूभाग में गए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मेडल ले रहे हैं तो मेरा राष्ट्र आपके अधीन रहेगा। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा अरे आप मुझे गले लगा रहे हैं तो मेरा राष्ट्र आपके अधीन रहेगा। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप मुझे टेबल पर एक कुर्सी देकर जगह दे रहे हैं संवाद के लिए, तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। हमने जब प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय इस पृष्ठभूमि में यात्रा शुरू होते 2014 में देखी, आपको याद दिला दूँ, तब हम फ्रैजाइल 5 कहलाए जाते थे। तो कई लोग थे जो जानते थे कि हम कमज़ोर हैं,
और उनकी खुशी का इजहार इसीलिए होता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ठीक है, भारत अपनी बुलंदियों तक पहुंचने की क्षमता नहीं दिखा रहा, जूझ रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रोकन सिस्टम से जूझ रहा है। धीरे धीरे चलते चलते चाहे कितने भी मेडल पाए हों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना बने, नंबर 4 पर पहुंच गए। अब जो नंबर 1, 2, 3 पर हैं वो थोड़ी ना सडनली आपको भाईचारे की नज़र से देखेंगे। जैसे जैसे आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके सितारे बुलंद होंगे, जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जैसे जैसे आप आँख से आँख मिलाकर बात करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप धीरे 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 अपने विषय पर तटस्थ अकेले ही खड़े। ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर मेरा आखिरी सवाल है, जिसके बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सास भी कभी बहू थी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कमबैक क्या है, और क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं, आक्रामक? नहीं, मेरे पास वो दायित्व नहीं है, पहले मेरे पास दायित्व था। पर डिफेंडिंग चैंपियन तो आप ही हैं बेटी, कि आपने 19 में गांधी परिवार का बैस्टियन छीना। हाँ, लेकिन 24 में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया ना, तो जब मैदान जंग में वो उतरे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, पीछे पीछे थोड़ी ना भाग सकती। जिन्होंने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है, अमेठी जीतने वाली कभी सीट थी नहीं। अमेठी से कई दिग्गज लड़े और हारे, शरद यादव हारे, मैंने कहा गांधी खुद हारी जो गांधी परिवार से थी। वो गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े वो सिर्फ उस परिवार को पड़े। तो कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता जहाँ पे हार निश्चित है ऐसी सीट नहीं चुनता। अगर उसको वो दी गई सीट तो पार्टी के दायित्व के स्वरूप में उसको स्वीकारना पड़ता है। और अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाली सिचुएशन 19 में आपने देखी, क्योंकि 14 से 19 तक, 14 में मैं हारी थी लेकिन 14 से 19 तक मैंने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं लोगों में दया भाव था कि इतना काम किया है दीदी ने, इनको एक मौका देते हैं, जो उन्होंने दिया। मैं आपसे मिली थी जब अमेठी के लिए आपका नाम बोला गया था और आपने कहा कि मुझे चुनते भी ऐसी सीट के लिए हैं, बट ठीक है चैलेंज लेती हूँ 14 से 19 तक। लेकिन 25 आते आते आपको क्या लगता है अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो वो लड़े नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 में भी जब मैं लड़ी तब हारी थी। अब सोचिए अगर 2004 में जीत जाती तो आज ये वाली स्मृति ईरानी आपके साथ बैठी हुई थी। और 25 होते होते तो आपने घर बना लिया वहाँ पे, आपके घर में गई थी। हाँ, आप लोगों के बीच में रहती थी। क्या हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नालायक होती और लोग कहते इसने काम नहीं किया तो मुझे ज़्यादा दुख होता। आज चर्चा का या आपके सर पे जो शिकन देख रहे हो वो ये है, इसने काम बहुत किया, ये वहाँ रही भी, ये घर घर गांव गांव गली गली घूमी भी, इसने नाली तक साफ कराए, गांव में बिजली तक लगाए, 1 लाख घर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पहला 200 बेड का अस्पताल बनवाया, कलेक्टर का ऑफिस बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, जिताया क्यों नहीं? फिर फायर स्टेशन बनाया। क्योंकि काम और राजनीतिक समीकरण में फ़र्क होता है। ये जो पॉलिटिक्स में है वो उसे समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ, आपने राजनीतिक परिणाम देखा। क्या अमेठी और सरकार से बाहर निकलना एक बड़ी वजह रही कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स तो मैं करती रहूंगी लेकिन अब मुझे जो मेरा रूट्स था, जिससे मुझे पहचान निकली, मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे। और क्योंकि टेलीविज़न में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है अरे सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है तो मुझे लग रहा है कि इस पर एक सवाल हो ही जाना चाहिए कि क्यों लिया ये फैसला आपने, इसकी वजह क्या है? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। अब उस मोड में आ गई है स्मृति ईरानी, मेरी मर्जी। मैं हमेशा से ऐसी थी। देखिए, लोगों के पास ज़िंदगी में चॉइस नहीं होती, मेरे पास है। तो आप ज़िंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर ज़िंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिएं, एक नज़रिए से जिएं तो वो क्या जीना हुआ। मैं राष्ट्रीय राजनीति में इसीलिए आई क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। अगर आपने अपना ओहदा इतना बना लिया है कि आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, आप लोगों का प्रतिबिंब बने,
या आप लोगों की आवाज़ बने, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को छोड़ेगा। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं शुरू होता। होता, मैं तो हाँ। 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी, अभी तो लंबा पर संसद में पहुंचने की हसरत तो फिर होगी। और अमेठी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी कब कहाँ क्या करवट बदलेगी, क्या दायित्व देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कम से कम संसद के माध्यम से मैंने अपनी काबिलियत को स्थापित किया। आपको याद दिलाती हूँ, मैंने राजनीति 10 वर्ष तब भी की जब यूपीए की सरकार थी। बहुत सारे लोग मेरा फोटोग्राफ देखते हैं धरने उस पे। मैंने 10 साल धरनों वाली राजनीति भी की है, जेल की हवा भी काटी है। मैंने 10 साल जब मैं कैबिनेट मंत्री रही तो लोगों ने मुझे, अमेठी की आप बात करें, मैंने तब भी अमेठी में काम किया जब अखिलेश की सरकार थी, और मैंने अमेठी तब लड़ा जब यूपीए की सरकार थी। मतलब वो कहते हैं ना, मौत के कुएं में जाके सीधा छलांग मारना, मैं वो सब कर चुकी हूँ। गाड़ी चला चुके हैं आप मौत के कुएं में, अच्छे से बाहर आ चुकी तो हूँ। 29 में बीजेपी कहती है भाई तुम फिर अमेठी से लड़ो। आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से? देखिए बीजेपी क्या कहेगी 29 में, या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ। बीजेपी 29 में क्यों कहेगी? 26 में कुछ कह डाले तो, अच्छा 25 में कुछ कह डाले तो। बहुत चर्चा थी 25 की, एक सेकंड, कि दिल्ली में आप ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत मेरे चर्चा बारे थी। में देखिए, गली मोहल्ले का चुनाव हो, ऐसा कुछ ऑफर था क्या? नहीं, मेरा ये मानना है दिल्ली कि को मेरे लेकर बारे में परिचर्चाएं बहुत होती हैं। मेयर का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, सांसद का चुनाव होगा तो भी हमारी, क्योंकि मैं स्मृति ईरानी हूँ। चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ और हिस्सों में चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब होंगे। और स्मृति जी, आज आपको अपने घर जाकर हमारे दर्शकों को दिखाना होगा, क्योंकि हमेशा आप हर इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन बिताया। घर में अभी कोई रहता है तो बाहर से आप देख पाएंगे, हम अंदर तो जा नहीं पाएंगे। बाहर से ही देख लेंगे। आप चलेंगी साथ? 1246 आरके पुरम। चलिए चले। हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं, आज इनके घर चलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होगा कि आपके घर चलें और वहाँ पर देखें कि जिन शुरुआती दिनों की स्मृति जी बात करती हैं, वो शुरुआती दिन कितने वाकई चुनौतीपूर्ण थे। चलिए। आरके पुरम के नंबर क्या है? सेक्टर 7 1246। ये घर है, ये ऊपर वाला? ये ऊपर वाला घर। यहाँ पे माँ, 3 बेटियाँ, नाना नानी, 2 मासियाँ, 1 मामा। कितने लोग हो? तो लगभग हाँ, सबके सब एक कमरे का है। एक ड्राइंग रूम टाइप और एक बेडरूम होगा। एक छोटा सा हाँ, स्कूलिंग यहीं से? स्कूलिंग यहीं से? जी, यहाँ से चलते चलते हर दिन सेक्टर 12 आरके पुरम जाती थी। वहाँ पे कुछ स्वयंसेवकों द्वारा एक छोटा सा स्कूल था, हाँ। टेंट वाला, वहाँ पढ़ती थी। अच्छा। सामने एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, पक्की दीवार वाला। हाँ। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पढूं, कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो माता जी जो हैं ताज मानसिंह, जो दिल्ली में है, वहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। तो ताज में एक टाटा ग्रुप ने सुविधा दी थी कि जो बच्चे हैं, जिन लोगों की नौकरियां हैं टाटा ग्रुप में और विशेषतर ताज में, उनके बच्चों की स्कूली फीस अगर बच्चे 60% से फर्स्ट डिवीज़न लाते थे तो दी जाती थी। तो मैंने अम्मा से कहा कि भाई अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न लाऊं तो फिर आपको नहीं मिलेगी मेरी फ़ीस। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ जाके आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो मैं हर दिन जाके स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। तो नन्स परेशान हो गई थी। एक दिन कहा कि भाई क्या है, हर दिन तुम यहाँ आ जाती हो। मैंने कहा आपके स्कूल में दाखिला कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फिर 6ठी कक्षा में वहाँ गई। तो कितने साल इस घर में रही हैं? 6-7 साल बिता दिए होंगे। 6-7 साल यहाँ से तब गई जब मैं लगभग 13-14 साल की थी। मेरे नाना जी का जब देहांत हो गया था तब ये घर छूट गया था हमसे। क्या याद आ रहा है सब टॉप ऑफ माइंड? ये घर देखते क्या दिमाग में आया? मुझे लगता है नाना याद आते हैं। यहाँ से डेली चल के सेक्टर 6 आरके पुरम में शाखा के लिए जाते थे। उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी रहा, वो संघ से जुड़े हुए थे। हाँ, तो आज वहाँ विश्व हिंदू परिषद का हेडक्वार्टर है। अच्छा।
हाँ माता जी, जब मैं मतलब क्या 1-2 महीने की थी तो आपने स्मृति ईरानी को प्रचार प्रसार करते देखा है बहुत नेताओं के लिए। पहली बार मैं प्रचार जिनके लिए करने गई उनका नाम है विजय कुमार मल्होत्रा, जब मैं 3 महीने की थी। घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। तो पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस, माँ संघी। पर आपका वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुआ कि आपने व्हेन द पीटीएम चल रहा है, व्हेन द बॉस मीट्स द फादर, पिताजी तो आपने कांग्रेसी को प्रधानमंत्री के सामने, कई कांग्रेसी प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनके कई कांग्रेसियों के चित्र भी, लेकिन मेरे पिताजी तो वर्षों से मतलब। तो बात क्या हुई मतलब उन दोनों के बीच में? वो पिताजी और प्रधानमंत्री तक सीमित रहे तो बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए उनके जीवन की एक ही लालसा थी कि पिताजी तो तब भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं कार्यकर्ता थी, तो हम कई बार आरसीआर में बुलाए जाते थे, कार्यकर्ताओं का कोई ना कोई मीटिंग या कुछ ऐसा रहता था, तो दरवाजे पे छोड़ के जाते थे, लेकिन अंदर नहीं आते थे। पहली बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी बेटी को मौका दिया कि वो देश की सेवा कर सके, तो मुझे एक बार आपका जीवन में थैंक यू बोलना है। आपका लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है पर्सनली, मतलब जो आपको जानते हैं उनमें से कोई है जो आपको बोलता है कि आज आपने ऐसे क्यों बोला? या जिंदगी में जितने लोग हैं उन सबके पास ये अधिकार है। मेरा कुछ किया धरा उनको पसंद ना आए तो वो बताएं, मैं अपना पक्ष रखूं, तो मेरी लाइफ ऐसी, ऐसा नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति बता देगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जिनके साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन जिया है, उनको भी अधिकार है कि दीदी यार ऐसे करते तो अच्छा था। पर ये तंग रास्ते, ये तंग घर, ये फिजिकल ढांचा है जी, है ना, मन के अंदर क्या था? मतलब इनफैक्ट ये जो आपको 1237 दिख रहा है, एक ज़माने में यहाँ आज से 40 साल पहले कोई जो परिवार रहता था उनके पास टेलीविज़न होता था, तो उस खिड़की के बाहर खड़े होकर मैंने रवि शास्त्री ने जब 6 छक्के मारे थे, तब ज़ोर ज़ोर से गली में चिल्लाने वालों में से एक मैं थी, क्या ये देखो शास्त्री ने छक्का टीवी मारा। ऐसा था जिसे बाहर से खड़े होकर देख सकते थे। और एक वक्त था अंदर कि आपके पास टीवी ना हो, लेकिन गली मोहल्ले में लोग एक के घर भी अगर है काफी है। तो आप मुझसे पूछी थी टेलीविजन क्यों? टेलीविजन कितनों के जीवन में क्या क्या कर देता है। मतलब मुझे याद एक सीरियल होता था उड़ान, और कविता चौधरी उसमें बनती थी पुलिस अफसर, और मुझे इस बात का बहुत कहीं ना कहीं मेरी रुचि थी कि मैं एक दिन ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारी फितरत नहीं ऑर्डर लेने की। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर लेने की फितरत नहीं है, देने वाले बन जाते हैं। लेकिन टेलीविज़न के एक आपके स्वभाव पर, आपकी मानसिकता पर एक प्रभाव तो रहता है। मेरी इच्छा थी, मैं एक वीकली एक न्यूज़ बुलेटिन आता था जो विश्व भर की न्यूज़ को बतलाता था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, मैं वहाँ भी गई उस चैनल के ऑफिस में। चैनल नहीं था, वो प्रोडक्शन हाउस था कि भाई मुझे जर्नलिस्ट की भी, अगर जर्नलिस्ट के असिस्टेंट की भी नौकरी मिल जाए, न्यूज़ कैसे बनती है, रात को कैसे चलती है, मुझे उसमें योगदान देना है, सीखना है। तो उस न्यूज़ ऑफिस ने भी मुझे वापस लौटा दिया था कि मैडम आप में दमखम नहीं, क्या पता एक दिन न्यूज़ बन जाऊंगी, न्यूज़ बन जाएंगे और हम आके आपका इंटरव्यू करेंगे। बट मैंने ये भी कहीं पढ़ा, आई वांट यू टू कंफर्म कि आप जब एकता कपूर के सामने आप गई हुई थी अपना वो करने के लिए, तो एक ज्योतिष बैठे थे और उन्होंने बोला इसको रोको, इसी को काम दो। हाँ, जनार्दन उनका नाम है, ऐसा मैंने सुना है। कि उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी इसको रोको, वो चेहरा पढ़ते हैं शायद, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेढंगा से जीन्स, फटाफटी शर्ट, झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी रिसेप्शन पे। वो रिसेप्शन पे? हाँ। आप क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी? नहीं, मैं किसी और कार्यक्रम घर एक मंदिर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी, जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हाय राम, अभी तो नौकरी मिली थी। ने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मुझे उस वक्त से सैलरी से सरोकार था, मैंने कहा इतिहास गया तेल लेने, मुझे बस नौकरी चाहिए, क्योंकि पैसे की तंगी थी। उनका बड़ा विश्वास था कि ऐतिहासिक होगा और मेरा ध्यान सिर्फ
पे चेक पे था। लेकिन उन दिनों कभी भी आपने बताई है कहीं पर कि ऑटो से आप जाती थी, मेकअप वाला कहता था मेरे पास मेकअप वाले गाड़ी के तो पास खरीद बाइक लो। होता था, बाइक होती थी और मेरे पास नहीं होती थी, तो वो बड़ा कहते हैं मैं आप स्टार हैं आप ऑटो में आती हैं। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसने कहा नहीं नहीं मैं शर्मसार होता हूँ बाकी लोगों के सामने कि मैं अच्छे खासे बाइक में तो आ पहला रहा हूँ। मोटा पैसा वहीं से आया सास? सभी का, हम सब का, घर गाड़ी वो सब वहाँ से आया, इसलिए वो बरकत वाली जगह है हमारे लिए। टॉप ऑफ माइंड क्या था बनने का जब इस घर में रहती थी कि क्या बनना है? टॉप ऑफ माइंड क्या था? कि एक दिन मुझे दुनिया जानेगी, ये तो मैं हमेशा कहती थी। मन में था कि एक दिन? हाँ, मैं तब क्या 7 साल की थी जब यहाँ थी, तब भी कहा था। पहली बार जब बम्बई गई तो 17 साल की थी। वहाँ कमला नेहरू पार्क है जहाँ से मरीन ड्राइव दिखता है, पूरी बम्बई दिखती है, चकाचौंध बम्बई की दिखती है। वहाँ पर भी मैंने कहा एक दिन ये शहर मुझे जानेगा, तो मेरी माता जी ने कहा सबसे बड़ा लाइफ चैलेंज चैलेंज जो होती आपको है, परेशान करता रहा? लाइफ चैलेंज होती है। देखिए पहले आप मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कोई नौकरी मिले। आज अंजना ओम कश्यप आज तक पे पूछ रही है अरे ये नौकरी क्यों कर रहे हो? आप सोच रहे हैं लाइफ का कितना बड़ा कर्व है। पहले पूछा जाता था नौकरी क्यों नहीं कर रही हो, आज पूछा जा रहा है नौकरी क्यों कर रही हो। 2014 में पूछा गया था अरे इस एक्टर को क्यों बना दिया मैं तो मंत्री। एक्टर्स की सोच रही हूँ कि ये जो आपके सामने आएंगे वो बोलेंगे कि स्मृति ईरानी को फिल्म 2014 में लोग हाँ, बोलते थे अरे एक्टर को क्यों बना दिया है मंत्री। अब कह रहे हैं स्मृति ईरानी को दोबारा पार्लियामेंट क्यों नहीं लेके जा रहे। तो मेरे जीवन की उपलब्धि ये है कि नए सेयर्स ये सेयर्स बन गए। इंटरेस्टिंग ये है। पर 14 में आपको एसबी ये सास बहू का फिर से वो होना था, शुरू होना मेरे था। पास आपने मैं सब शूट छोड़ कर के रही थी। हाँ मैं फिल्म शूट भी? कर रही थी ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म। चुनाव समाप्त हो गया था, हम बोरिया बिस्तर बांध के अपने काम को निकल गए थे। शिमला में शूटिंग चल रही थी, ऋषि कपूर, आसिन, अभिषेक बच्चन और हम तो टीवी के आसपास इकट्ठा होने वाले थे कि अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो कैसा लगेगा और कैसा रहा चुनाव। तो ऋषि सर तो बहुत पॉलिटिकली एस्ट्यूट व्यक्ति थे, तो उनको देश का ऐसा नहीं है कि कोई विषय उससे अपरिचित हो। तो ऋषि सर मैं हम लोग सब ये सब बातें करते, अभिषेक इतना राजनीति के बारे में चर्चा स्वेरिंग इन नहीं करते देखनी थे। है, ये बात चल रही थी। तो मैं ऋषि सर हम सब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और सुबह लगभग 7 बजे कॉल आया। 26 जून को लिया था तब हाँ पीएम ने जी, हाँ जी। स्वेरिंग इन। हाँ तो उसी 14 सुबह फ़ोन आया कि आपको शपथ लेनी है। 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया? हाँ मेरे को उससे पहले दिन जानकारी पहले भी भी नहीं थी। नहीं और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी, हमने कहा चलो गाड़ी निकालो ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुँचेगा और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए कपड़े वपड़े बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर आप देखें मैंने एक साड़ी पहन रखी है जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए कि दीदी, तो मैंने कहा वही है और क्या, साड़ी नहीं है कुछ नहीं। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से तो पीयूष को मैंने फ़ोन किया था, पीयूष गोयल को। मैं पीयूष भाई देखो ना, एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके। तो हमने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना। तब पता चला मुझे कि क्या मुझे चीज़ तब होती है। भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता। अच्छा, सामने जो एक्टिंग अभी करने वाले हैं, कुछ सीरीज कुछ शूट हुए एपिसोड्स नहीं हुए हैं। मैं तो सोच रही हूँ अगर उसमें आपको किसी को कोई डांटने वाला शॉट होगा, वो एक्टर तो ऐसे पहले से। हाँ नहीं, मुझे एक कैरेक्टर सीन में डांट चुके हैं तो मुझे बोलना पड़ता है उनको कि अच्छे से डांटो, तो ऐसे हाँ मैं डांटूंगा स्मृति को। उनको लगता है वो स्मृति ईरानी पे मतलब आपको नहीं, पर्सनली वही पात्र है ना। हाँ। आपको पात्र को कई भूमिकाओं में कई इमोशंस में प्रस्तुत करना है, तो आप कैसे करेंगे। और ये एक्टर्स का समूह है, ये अकेले तो आप हैं नहीं कि आप गए क्रीज पे आपने चौका छक्का मारा और आप मैन ऑफ द मैच हो गए। इमोशन व्यक्त करने के लिए एक परिवार चाहिए। हाँ, एक परिवार चाहिए, लेखन अच्छा होना चाहिए। लेकिन कौन टीवी में, कई लोग ये कह रहे हैं कि यार 2000-2008 का जमाना अलग था जब लोग रात में बैठ के, अब स्मृति ईरानी आने वाली है, सास भी कभी बहू थी। मुझे लगता है कोई इसीलिए देखेगा तो क्या वैसे टीवी। मेरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इसमें आज निर्भरता है कि हम जैसे लोग अगर आकर मेरी इंडस्ट्री को पुनः ताकत दे सकें, वो 20 लाख लोग जो नौकरी करते हैं उनको ताकत दे सकें, रेवेन्यू का विस्तार कर सकें और लोगों को नौकरी मिलने का ही साधन मिलेगा। 150 लोगों के साथ पहले काम करते थे, अब नए 150 का परिवार जुड़ा है
जिनकी नौकरियां, जिनकी दिनचर्या, जिनके घर की रसोई हम पे निर्भर है। तो अगर आप 150-200 या एक पूरी इंडस्ट्री को क्षमतावान बना सके और तो उसमें हर्ज क्या है? कई लोग इंडस्ट्री को सिर्फ ग्लैमर की दृष्टि से देखते हैं, जो कैमरा के सामने कितनों की नौकरियां लगी। लेकिन ओटीटी तो अब गाली गलौज का प्लेटफॉर्म बन गया है। लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ पाएंगे। अगर उसमें आप ये सब कर सकें तो भी तो एक नया कदम है कि दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कि अगर एक ऐसी चीज़ जो पारिवारिक है, जो संयुक्त परिवार के बारे में है, जो आज की हकीकतों को दर्शाती है, पुराने ज़माने के मूल्यों की बात करती है, अगर वो ज़िंदा रह सकती है तो क्या हम सबको गाली गलौज करने की ज़रूरत है? क्या सारा कंटेंट वैसा बनना ज़रूरी है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं तो हर क्रिएटर को ये कहीं ना कहीं फ्रीडम है। आप किस प्रकार की क्रिएटिविटी प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो फ्रीडम कितनी सक्सेस में परिवर्तित होगी ऑडियंस पे डिपेंड करती है। तो अगर ऑडियंस गाली गलौज वाला कंटेंट देख रही है तो बंदूक सिर्फ क्रिएटर पर क्यों ताना जा रहा है? आपने ये कहा कि अब ये वक्त है जब मैं भी कुछ इंडस्ट्री के लिए अगर कर सकूं तो मुझे जाके करना है, लेकिन ये वही फिल्म इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं फिल्म की बात नहीं, मैं टेलीविजन की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले टीवी पे लौटते वक्त अपनी यूनियन के ऑफिस में फ़ोन किया गया। अच्छा। कि मेरी लाइफ मेंबरशिप है, वो कार्ड, वो नंबर अभी भी चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, टेलीविज़न फिल्मों से अलग है, तो क्या आप उस प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं या अपने आप को नियम से ऊपर समझ रहे हैं? तो अब मेरी यूनियन के लिए एक मापदंड हो गया कि अगर स्मृति ईरानी भी यूनियन के दफ्तर में फ़ोन करके कह रही है कि ये मेरी मेंबरशिप है, इसको मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाओ। हाँ, तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो यूनियन कह सकती है दूसरे लोगों से, अगर ये नियम का पालन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? लेकिन एक चर्चा पूरे देश में चली, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1 या 2 लोग नाम छोड़ दे तो किसी ने भी खुलकर सेना का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टर ने नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री से। उस फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आईना दिखाया जाए? क्यों शोहरत आपको यहाँ से मिलती है, क्यों दिखाते हैं? जो देश के साथ नहीं है और उसका देश का साथ ना देना आपको खलता है तो ना देखिए उसको, क्योंकि आप साधारण नागरिक होने के नाते अपना प्रतिशोध या अपनी भावना कैसे व्यक्त कर सकते हैं? ट्यून ऑफ करके, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपेक्षा है कि देश की सेना के साथ अगर एक्टर खड़ा नहीं हुआ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, ये भी नहीं है। देश की सेना के साथ देश तो खड़ा था, सामान्य नागरिक खड़ा था। जिस दिन सामान्य नागरिक नहीं खड़ा होगा उस दिन मैं विचलित हो जाऊँगी। तो देश के सेना के साथ जब तक सामान्य नागरिक, देश की संसद खड़ी है, एक्टर क्या कर रहा है उस एक्टर को आप अपनी कटघरे में लाइए, उससे पूछिए कि वो इस स्वभाव का क्यों है। कई नेता, लेकिन मुझे नहीं लगता देश अब इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कब एक्टर बोलेगा भारत माता की जय। इन हकीकतों से परिचय देश का हो चुका है। कई पॉलिटिशियंस पूछ रहे थे कितने प्लेन गिरे, कितने हमारी सेना को नुकसान हुआ, ये क्यों नहीं सरकार बता रही? आज संसद का सत्र चल रहा है, निश्चित रूप से वहाँ बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा आसान होता है हेडलाइन ग्रैबिंग स्टेटमेंट देने का। मैं भी कर सकती हूँ, बड़ी आसानी से बोल सकती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट में फैक्ट्स रखने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों सरकार की है और राष्ट्र फैक्ट से चलेगा। और संसदीय हमारी जो मर्यादाएं हैं या जो इतिहास है उसमें संसद में झूठ नहीं बोला जाता। आपको फैक्चुअल पोजीशन रखनी पड़ेगी। और आज जियोपॉलिटिक्स में और सोशल मीडिया और मीडिया के अलग अलग आयामों की वजह से सच छिपता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की सरकार इतना दमखम रखती है कि सारे तथ्यों को विपक्ष के सामने, संसद के माध्यम से देश के सामने रख के, ये भी हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकली कुछ तथ्य ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप तक सीमित रहेंगे, जो सार्वजनिक नहीं होंगे। इस मैच्योर रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है आप किधर निकल रही हैं यहाँ से? मैं यहाँ से एक ऐसे कार्यक्रम में जा रही हूँ जहाँ पर देश में क्लाइमेट चेंज और महिला और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में बार बार भारत की तौहीन की जाती है। तो एक रिपोर्ट आज प्रेषित होगी जिसमें क्या गैप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और भारत की क्या उपलब्धि है, उसके संदर्भ में कार्यक्रम। मतलब 3 बातें तो तय है कि आप पॉलिटिकली रिटायर नहीं हो रही हैं, पीपल कनेक्ट आप आज भी रखना चाहती हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई हैं।
तो स्मृति ईरानी से ये खास बातचीत आपने देखी। राजनीति भी नहीं छोड़ रही हूँ, पॉलिटिक्स हमेशा मेरे रगों में रहेगा, और टेलीविज़न पर भी वापसी कर रही हैं फेवरेट बहू बनकर। अब भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है, ये देखने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी।